क्लैश एट द कासल भाई क्या बेहतरीन शो था। इसे देखने के बाद लग रहा है कि भाई जो WWE है वो वापस ट्रैक पर आ चुकी है। जो लोग उसे बोरिंग वगैरह बोल रहे थे तो अब वो चीजें जो है नहीं रहेंगी। इसके बाद वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है भाई इस तरीके से। तो वेल शो की जो स्टार्ट होती है वो एज स्टाइल्स करते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स भी अपनी एंट्रेंस करते हैं और यहाँ पर कोडी रोड्स का भाई गाना वाना भी बज रहा होता है। लेकिन भाई ये क्या हुआ था मुझे ये बताओ। कोडी रोड्स जब एंट्रेंस कर रहे थे तो वहाँ पर WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस और टैलेंट नेम लिखा हुआ है, यानी कि वो जो नेम प्लेट होती है वो नीचे आ गई थी भाई। यहाँ पर एक पॉइंट के लिए, एक सेकंड के लिए भाई। तो ये काफी फनी सा मोमेंट हो गया था भाई। पीछे जो भी लोग ग्राफिक चलाते हैं उससे उनकी तरफ से। तो वही समांथा जो है वो पूरे मैच को अनाउंस करती हैं और रेफरी जो है दोनों को आई क्विट के रूल बताता है कि सिर्फ आई क्विट से ही काम चलेगा और कुछ भी नहीं। इसके बाद शो के ऊपर ही मैच स्टार्ट होता है और कोडी रोड्स भाई स्टार्टिंग में ही एजे स्टाइल्स को बुरी तरीके से धोने लगते हैं, लेकिन फिर एजे स्टाइल्स वापसी भी करते हैं। दोनों के बीच मारामारी स्टार्ट होती है और पहली बार भाई जो टेबल निकालता है वो कोई और नहीं कोडी रोड्स होते हैं। उसके बाद ये मामला जो है वो ऑडियंस के बीच तक चला जाता है और फिर ऐसे ऐसे करते करते गलियों में भी घुस जाते हैं ये लोग, एक दूसरे को मारते पीटते हुए प्रोडक्शन हाउस में भी चले जाते हैं भाई, जहाँ पर ये सब कुछ होता है कंट्रोल। फिर उसके बाद रिंग में वापस आते हैं लड़ते लड़ते। रिंग के अंदर कोडी रोड्स जो है सबमिशन होल्ड लगाते हैं। रिंग साइड पर आने के बाद एजे स्टाइल्स अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पटक देते हैं एक बार, लेकिन उसके बाद दोबारा उठाते हैं और एक दूसरी बार भी एजे स्टाइल्स जो अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पटकते हैं कोडी रोड्स को। एक बार से उनका पेट नहीं भरता, लेकिन इस मैच में भाई ये जो चीज होती है एक सुपरप्लेक्स देखने को मिलता है, जो कि ये दोनों रोप्स के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं जब रिंग के अंदर दोबारा जाते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, मामा रोड्स को गालियां देने लगते हैं भाई कोडी रोड्स यहाँ पर एजे स्टाइल्स, लेकिन मामा रोड्स भी पलटवार करती है। लेकिन इतने में भाई ये कोडी रोड्स पता नहीं कहाँ से खून लगा के आ जाता है बैक स्टेज में। मतलब भाई मुझे तो समझ नहीं आया कि कोडी रोड्स को ये ब्लड कैसे निकले भाई। एजे स्टाइल्स ने ऐसा कौन सा मूव मारा था कि जिससे ब्लड निकल गया भाई कोडी रोड्स को। यहाँ पर उस ब्लड को काफी अच्छी तरीके से दिखाया भी। एजे स्टाइल्स ने उसको ट्रोल भी किया, लेकिन एजे स्टाइल्स फिर स्टाइल्स क्लैश देने जा रहे थे जैसा उन्होंने स्मैकडाउन पर किया था, लेकिन उसे पलटवार कर देते हैं। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, मैच फिर से स्टार्ट होता है। डिजास्टर किक देखने को मिलती है, क्रॉस रोड्स के लिए जाते हैं कोडी रोड्स, लेकिन उसका पलटवार बेली किक होती है। फिर एक डीडीटी देखने को मिलती है एजे स्टाइल्स की तरफ से और उसके बाद चेयर लेकर आते हैं एजे स्टाइल्स और उसे गर्दन में फंसाकर गर्दन तोड़ देते हैं कोडी रोड्स की। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर हार नहीं मानते हैं, वो फिर से उठते हैं, लेकिन इस बार एजे स्टाइल्स किंडो स्टिक्स निकाल कर लाते हैं और इतनी बुरी तरीके से बजाते हैं भाई कोडी रोड्स को नानी याद आ गई होगी। उसके बाद फिर रेफरी की बेल्ट तक निकाल कर कोडी रोड्स को बजाते हैं। इसके बाद उन्हें जरूर द रॉक की याद जरूर आई होगी, लेकिन उससे भी काम नहीं चला तो यहाँ पर STF लगाते हैं एजे स्टाइल्स। लेकिन भाई कोडी रोड्स मान के नहीं देता, वो हार ही नहीं मान रहा, वो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। लिटरली भाई सच में वो बेहोश हो जाते हैं, वो उठ नहीं हो रहे होते हैं। इसका मतलब मैच जो है अगर कोई नॉर्मल मैच होता भाई तो यहाँ पर वो खत्म हो जाता और एजे स्टाइल्स हमें न्यू चैंपियन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये आई क्विट मैच था, तो जब तक बंदा बोल नहीं देता आई क्विट वो मैच को नहीं हार सकता। यही रेफरी एजे स्टाइल्स को समझाते, तो एजे स्टाइल्स पानी लाकर कोडी रोड्स को जगाते हैं, कहते हैं उठ उठ। इसके बाद एजे स्टाइल्स जो है थैले से हथकड़ियाँ निकालते हैं और कोडी रोड्स को बांध देते हैं और बांधने के बाद जिस तरीके से बजाते हैं भाई किंडो स्टिक से मज़ा ही आ जाता है भाई देखकर। लेकिन किंडो स्टिक से बजाने के बाद जो है वो जाकर मामा रोड से भिड़ जाते हैं भाई और मामा रोड यहाँ पर एजे स्टाइल्स को चाटे पे चाटे बजा देती है 3-4 भाई। इस वजह से एजे स्टाइल्स को बहुत गुस्सा आता है, तो वो रिंग के अंदर जाते हैं और उसके बाद चेयर से इस बार कोडी रोड्स को बुरी तरीके से बजाते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर भी हार नहीं मानते, तो एजे स्टाइल्स जो है उस चेन को अपने हाथ पर बांध लेते हैं एल्बो पर और एक फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या परफेक्शन हमें देखने को मिलती है। कोडी रोड्स जो है यहाँ पर सीधा एक चेयर फेंक कर मारते हैं एजे स्टाइल्स के चेहरे पर। एजे स्टाइल्स सीधा टेबल के आर पार हो जाते हैं, जो कोडी रोड्स ने स्टार्टिंग में सजाया था। यानी कि भाई जिस तरीके से इस चीज़ को सेटअप किया गया भाई वो काफ़ी देखकर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई। इस तरीके से इसको सेटअप किया गया कि एजे स्टाइल्स ऊपर जाएंगे और फिनोमिनल फोरआर्म के लिए और वो सीधा टेबल के ऊपर गिरेंगे जब ब्रेक होगा। इसके बाद कोडी रोड्स जो है चाबी ढूंढते हैं और उन्हें फाइनली चाबी मिल जाती है, तो वो अपने हाथ जो है हथकड़ियों से खोल लेते हैं और उसके बाद उसी हथकड़ी को अपने हाथ पर बांधकर एजे स्टाइल्स के चेहरे पर बजा देते हैं और एजे स्टाइल्स को भी यहाँ पर ब्लड आ जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स बुरी तरीके से एजे स्टाइल्स को बजाते हैं, कोडी कटर लगाते हैं, क्रॉस रोड्स लगाते हैं और एक से काम नहीं चलता। पूरा अरीना वंस मोर बोलता है तो एक और लगाते हैं, लेकिन उसके बाद वन मोर टाइम फिर बोलते हैं भाई, पूरा अरीना चिल्लाता है। तो इस बार कोडी रोड्स जो है एजे स्टाइल्स को चेयर के ऊपर एक क्रॉस रोड्स लगा देते हैं भाई। वो ये वाला क्रॉस रोड्स भाई कोडी रोड्स को भारी पड़ता है, उनके टकले पर लग जाती है। लेकिन इसके बाद जो है वो रेफरी को बोल देते हैं कि नहीं कोई आई कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो एजे स्टाइल्स को रोप्स के ऊपर उन्हीं हथकड़ियों से बांधते हैं और उसके बाद भाई चेयर से बजाते हैं, अपना बदला लेते हैं भाई पूरी तरीके से यहाँ पर कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स से। और यहाँ पर एजे स्टाइल्स फिर सीधा एजे स्टाइल्स से जब आई क्विट के लिए पूछा जाता है तो कोडी रोड्स को वो कहते हैं कि तू ही मान ले यार, मैं तो नहीं मानने वाला। इसके बाद भाई कोडी रोड्स के अंदर ब्रॉक लेसनर की आत्मा घुस जाती है। उन्हें याद आ जाता है कि उसके दादाजी ने क्या सिखाया था, जब किसी चीज़ से काम ना चले तो
स्टील स्टेप्स उठा लाओ। तो स्टील स्टेप्स उठा कर लाते हैं बिल्कुल ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में भाई। और यहाँ पर वो स्टील स्टेप्स को एजे स्टाइल्स को बजाने जा रहे होते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स यहाँ पर डर जाते हैं बुरी तरीके से। भाई इस तरीके से कोई बांध कर सामने से इतना बड़ा पत्थर लेकर आएगा मारने के लिए तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा भाई। तो डर के मारे यहाँ पर एजे स्टाइल्स हार मान लेते हैं। भाई मैं कैसे भूल गया, एजे स्टाइल्स एक टाइम पर डरपोक वाला कैरेक्टर भी प्ले करते थे। तो इसलिए भाई फाइनली एजे स्टाइल्स जो है आई क्विट बोल देते हैं यहाँ पर, हथकड़ियों में फंसे हुए बेचारे। और इस तरीके से मैच खत्म हो जाता है। लेकिन कोडी रोड्स भाई वो जीतने के बावजूद उस स्टील स्टेप्स को एजे स्टाइल्स के चेहरे के ऊपर बजा ही देते हैं। कॉर्नर के बीच में जो है एजे स्टाइल्स को वो मारते हैं भाई इसके बाद भी उस स्टील स्टेप्स से। तो भाई ये कोडी रोड्स का एटीट्यूड, ये स्टाइल देखकर मुझे का मज़ा आया। और कोडी रोड्स इसके बाद जो है अपना फुल एंजॉय करते हैं अपनी जीत को। और जब वो एंट्रेंस एरिया से जा रहे होते हैं तो यहाँ पर पीछे से आता है सोलो सिकोआ और सामने आकर खड़ा हो जाता है फेस टू फेस कोडी रोड्स के। उसके बाद तामा तोंगा और तावा लोआ भी आ जाते हैं और वो कोडी रोड्स को बजाने लगते हैं ब्लड लाइन के मेंबर्स। लेकिन तभी यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस आ जाते हैं कोडी रोड्स को बचाने के लिए और यहाँ पर मार मार कर पीट कर ब्लड लाइन को यहाँ से भगा देते हैं। और फाइनली और अपनी लेगेसी के पार्टनर, और क्योंकि अब नई लेगेसी भी केविन ओवंस के साथ है तो कोडी रोड्स को बचा लेते हैं रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस। और इस टाइम पर भाई रैंडी ऑर्टन एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी भाई अपनी आंखें जो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से दूर नहीं करते हैं। उस टाइटल के ऊपर उनकी पूरी निगाहें होती हैं। तो भाई ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन की मैच में क्या हुआ। अब बात करते हैं आगे की। तो भाई यहाँ पर दो चीज़ों को एंड में सेटअप किया गया है, सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स। और उसके बाद जब वो स्टोरी खत्म होगी तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स, जो कि एग्जैक्टली भाई काफ़ी मज़ा आएगा इन दोनों स्टोरी लाइन्स में इनको देखने में। क्योंकि पहले तो भाई लेगेसी के पार्टनर्स एक साथ आएंगे और उसके बाद आपस में भिड़ंत भी करेंगे। और भाई इस मैच की बात करूं तो भाई क्या बवाल मैच था भाई। ये वो मैच है जो मैं देखना चाहता था। एग्जैक्टली ये वो मैच है भाई जो मैं कोडी रोड्स के एरा में देखना चाहता हूं कि कोडी रोड्स अगर मैच लड़े अपने टाइटल को डिफेंड करे तो वो इस तरीके से करे भाई। अगर तुम अच्छा करोगे तो भाई मैं अच्छा भी बोलूँगा, हर बार बोरिंग नहीं बोलेंगे भाई। अगर तुम अच्छा मैच डिलीवर करोगे तो हम बोलेंगे भाई तुमने बढ़िया किया है। और ये भाई वही चीज़ थी, ये बहुत बढ़िया मैच भाई। और कोडी रोड्स के एरा में भाई मैं ऐसे ही मैचेस देखना चाहता हूँ। जो लोग भी ये बोल रहे थे कि भाई जो पीछे जो बैकलैश में इनका मैच हुआ था 1-on-1 वो बढ़िया था, तो नहीं भाई, मुझे तो वो बिल्कुल बेकार लगा था, बिल्कुल बोरिंग। वैसे मैच मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ कोडी रोड्स के इस एरा में, इस टाइटल रेन में। ऐसे मैचेस मुझे देखने हैं, ब्रूटल ब्लड। इस मैच को देखकर ऐसा लगा कि भाई जैसे वो पुरानी वाली WWE वाइब्स आ चुकी हैं, वो भाई जैसे WWE पहले होता था, जिसके लिए WWE जाना जाता था भाई, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस मैच में। इतने सारे अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल। हालांकि फिर से भाई हमें फिनोमिनल फोरआर्म और स्टाइल्स क्लैश देखने को नहीं मिला, लेकिन चल जाएगा भाई। उसके बावजूद इन्होंने इतना फिनोमिनल मैच जो दिया है भाई, काफ़ी मज़ा आया भाई इस मैच को देखकर। और भाई आगे भी मैं होप करता हूँ कि ऐसे ही मैचेस हमें कोडी रोड्स के एरा में देखने को मिले। लेकिन भाई जैसा कि मैंने कुछ स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो में कहा था पिछली बार, तो कोडी रोड्स भाई एक्चुअल में उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर वो पहले वाले कोडी रोड्स होते तो वो शायद इस तरीके से मैच खत्म होने के बाद तो एजे स्टाइल्स के ऊपर वार नहीं करते। और उन्होंने किया है, दैट मीन्स उनके कैरेक्टर में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और धीरे धीरे करके वो शायद प्रॉपर एक सेल्फिश वाला जो कैरेक्टर जो होता है भाई वो बन जाएंगे। यानी कि एंटी हीरो टाइप भाई, उसे अपनी काम से मतलब होगा। क्योंकि भाई ऑब्वियसली जब रोमन रेंस आएंगे तो वो फेस होने वाले हैं, और अगर वो फेस होंगे भाई तो उसके सामने भाई कौन सा फेस टिक पाएगा। क्योंकि भाई फिर तो सारी लाइमलाइट, सारी स्पॉटलाइट सिर्फ रोमन रेंस के पास होगी। तो इसलिए भाई कोडी रोड्स को थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो भाई ये तो काफ़ी आगे की चीज़ें जो होंगी। बाकी भाई तुम्हारी इस मैच के बारे में क्या राय थी तुम मुझे बता सकते हो कमेंट में। लेकिन भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया था और इसी तरीके की चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ कोडी रोड्स की तरफ। वेल इसके बाद शो के ऊपर होता है ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। आल्बा फेयर और एल्जा डॉन एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद शेना बेसल, जोई स्टार्क और फिर प्रियंका बेलर और जेडी कारगिल, इस टैग टीम के बीच ये मैच स्टार्ट होता है। और भाई इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं दोनों, शेना बेसलर और आल्बा फेयर सब मिलकर भाई वो चैंपियंस को ही धोने लगते हैं पूरे मैच में स्टार्टिंग में। क्योंकि उनके ऊपर भारी पड़ रही थी भाई जेडी कारगिल और प्रियंका बेलर, तो वो चारों मिलकर उन दोनों को धो रहे थे भाई पूरी मैच में। लेकिन यहाँ पर फिर शेना बेसलर धोखा दे देती है लास्ट में। लेकिन जब इस मैच में भाई जेडी कारगिल को टैग मिलता है तो वो आती हैं पूरे एक हॉट टैग लेकर और पूरे मैच में एनर्जी फूंक देती हैं, हर एक को बजाती हैं। प्रियंका बेलर भी आती हैं, वो भी आकर सबको बजाती हैं। और एंड में यहाँ पर शेना बेसलर जो है वो कुने कला क्लच लगा देती हैं जेडी कारगिल को, जिस वजह से जेडी कारगिल बेहोश होने वाली थी भाई लिटरली। लेकिन प्रियंका बेलर यहाँ पर ऊपर से छलांग लगाती हैं, जिस वजह से वो ब्रेक करवा देती हैं सबमिशन होल्ड को। लेकिन उसके बाद जोई स्टार्क आती है, उन्हें टेक डाउन करती हैं प्रियंका बेलर। और उसके बाद ये दोनों मिलकर भाई शेना बेसलर को बजा देते हैं
अपना टैग टीम फिनिशर वो DDT प्लस सुप्लेक्स। और लेकिन जब पिन करने जाती हैं जेड गार्गिल तो यहाँ पर आल्बा फेयर आती हैं, वो सुप्लेक्स लगाती हैं और साइड कर देती हैं यहाँ पर जेड गार्गिल को और पिन करके जीत जाती हैं। और नई वुमेंस टैग टीम चैंपियन हमें देखने को मिलते हैं आल्बा फेई इज़ाडोन द अनहोली यूनियन। और वो फुली सेलिब्रेट करते हैं भाई अपने मूवमेंट को। और भाई ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले ही प्रेडिक्शन वीडियो में बताई थी कि ये दोनों अपने घर में जीतने वाली हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बाकी तो हार ही रहे ना भाई। शायद स्पॉइल हो गया लास्ट के लिए, कोई बात नहीं। तो ये तो सबको पता है कि भाई ये किस लिए जीती हैं, लेकिन ट्रिपल एच का कहना है कि ये लोग डिजर्व करती हैं। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है तो शायद डिजर्व करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में स्क्रीन प्ले जिस तरीके से स्क्रीन पर इन्होंने अपनी प्रेजेंस को दिखाया तो काफ़ी बेहतरीन रही है वो, और इनको देखने में काफ़ी मज़ा भी आया है। तो ये चैंपियनशिप तो डिजर्व करती हैं। अब देखेंगे भाई आगे ये क्या करती है इन टाइटल्स के साथ। हो सकता है कि ऊपर लेके जाए या फिर नीचे भी डुबा दें, क्योंकि भाई आज तक कोई इन टाइटल्स को अच्छे से स्टैब्लिश तो नहीं कर पाया। देखेंगे भाई अब क्या होगा आगे। लेकिन इस मैच की बात करूँ तो भाई क्यों भाई हमें देखो, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो चुका है ये। क्योंकि जेड गार्गिल भाई जब भी मैच में लड़ने आती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस लैग करती है भाई। उनकी परफॉर्मेंस में कई बार लगता है कि वो गलतियाँ कर रही हैं, वो परफेक्टली मूव्स को सही तरीके से नहीं कर रही है। अब भाई ये उनके साथ उनको देखकर भाई ऐसा लगता है कि अभी चक्कर खाकर गिर जाएंगी इस मूव के बाद। वो अब ये उनके कैरेक्टर में है या उनकी स्टोरी में है, क्योंकि बियंका बलेर और जेड गार्गिल की टैग टीम है और उनको आपस में भी भिड़वाना है। तो हो सकता है कि बियंका बलेर ये सोचें कि ये जानबूझकर घटिया परफॉर्मेंस करती है ताकि हम मैच हार जाएं। तो भाई ये कौन सी बात हुई, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। लेकिन जेड गार्गिल भाई मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैंने जितना नोटिस किया है, तो वो कई बार अपनी परफॉर्मेंस में लैग करती हैं, वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाती हैं। हालांकि जब वो मूव को परफॉर्म करने आती है तो काफ़ी परफेक्टली करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि भाई तो ये बेहोश होने वाली है, क्योंकि ऐसा पहले उनके साथ हुआ भी था रेसलमेनिया में, और अभी इस मैच में भी ऐसी चीज़ें हो रही थी भाई। हालांकि वो सबमिशन होल्ड था, लेकिन उससे पहले भी जब स्प्रिंग बोर्ड मूव के लिए गई तो वहाँ पर फिसल गई। हालांकि कई मैच में ऐसा हुआ। आज इस क्लैश ऑफ द कासल में तो भाई बहुत कुछ चल रहा था मिस मैच। तो भाई ये मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या तुमने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जेड गार्गिल लैग करती हैं? मैं कोई हेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने ऐसा नोटिस किया है भाई कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं होती है। शायद उनको कुछ ज़्यादा ही ओवर पुश ना किया जा रहा हो, उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आई थिंक रेसलिंग के परफॉर्मेंस सेंटर में उन्हें थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, मे बी ऐसा मुझे लगता है भाई। तो तुम बताओ तुमने ऐसा कुछ नोटिस किया है या नहीं, या फिर ये सब स्टोरी के अंदर ही होगा तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि अब तो भाई इसके बाद बियंका बलेर और जेड गार्गिल का आपस में भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि मनी इन द बैंक में ये दोनों कंप्लीट ज़रूर करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और फिर वहाँ पर इन दोनों की भिड़ंत होगी, जिस वजह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती कि तुम्हारी वजह से मैं नहीं जीती, तुम्हारी वजह से मैं नहीं जीती अब मनी इन द बैंक। उसके बाद समर स्लैम में इनका दोनों का मैच भी हो जाएगा। ऑब्वियसली पोस्टर भी तो ये नहीं दोनों के लगे हुए हैं, पोस्टर के ऊपर भाई इन दोनों की फेस तो है समर स्लैम की। ये चीज़ें तो अब स्टैब्लिश होंगी ही भाई आगे तक। आगे बात करते हैं, तो अगले मैच पर चलते हैं भाई। जेड गार्गिल सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जेड गार्गिल एंट्रेंस करते हैं, समझाते बुझाते भाई ओटिस को आज तो जितवाना है। उसके बाद सैमी ज़ेन भी आते हैं, दोनों का भाई परफेक्टली मैच मैट रेसलिंग के टाइप से स्टार्ट होता है हर बार की तरह, और स्लोली जो है ये मैच जो है पेस पकड़ता है। सैमी यहाँ पर जेड गेबल जो है कई बार इसमें एंकल लॉक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो ओटिस और मैक्सिम को भी समझाते हैं कई बार मैच में कि तैयार रहना। उसके बाद भाई रिंग के अंदर आकर सैमी ज़ेन उनकी थप्पड़बाजी भी चलती है, और ओटिस को हमेशा सिर्फ फोकस करने के लिए कहते हैं कि फोकस करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मेरी मदद करना। उसके बाद रिंग के अंदर हमें सुप्लेक्स के टर्न्स देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन की तरफ से, चैड गेबल की तरफ से हमें सुप्लेक्स की बारिश देखने को मिलती है। फिर से भाई एंकल लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं कई बार इस मैच में भाई। लेकिन इस बार चैड गेबल जब रिंग साइड पर जाते हैं तो वो टाइटल को उठाकर मैक्सिम डुपरी को दे देते हैं, और रेफरी का ध्यान भटकाकर मैक्सिम को बोलते हैं कि चल मार इसे। लेकिन मैक्सिम यहाँ पर नहीं अटैक करती है, जिसके बाद जब वो मैक्सिम पर भड़क रहे होते हैं तो पीछे से सैमी ज़ेन यहाँ पर हलवा किक के लिए आते हैं, लेकिन वो मैक्सिम को लगने वाली थी तो रुक जाते हैं। उसके बाद अपना फिनिशर सुप्लेक्स लगाते हैं, पिन होता है, लेकिन यहाँ पर किक आउट कर देते हैं सैमी ज़ेन। काफ़ी क्लोज मामला था भाई ये। इसके बाद भाई वो मैक्सिम डुपरी के ऊपर भड़कने लगते हैं, तुम हमेशा गलती करती हो। लेकिन इस बार ओटिस बीच में आ जाते हैं भाई, ओटिस फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं चैड गेबल की। मामला गर्म होने वाला था, लेकिन भाई सैमी ज़ेन अपने बीच में टांग अड़ा देते हैं, क्योंकि वो ऊपर से कूद जाते हैं इन दोनों के ऊपर। लेकिन इस बार चैड गेबल हट गए थे तो चैड गेबल आकर इन दोनों के ऊपर कूद जाते हैं। ओटिस और सैमी ज़ेन दोनों को धराशायी कर देते हैं। रिंग के अंदर जाकर मूवशॉट लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसका पलटवार एक एक्सप्लोडर सुप्लेक्स देखने को मिलता है। हलवा किक के लिए जाते हैं सैमी ज़ेन, लेकिन इस बार चैड गेबल रिंग के बाहर आ जाती है। और फिर यहाँ पर जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं रिंग साइड पर एंकल लॉक में फंसाते हैं चैड गेबल, और इस बार जिस तरीके से एंकल लॉक का रिवर्सल होता है तो चैड गेबल जाकर सीधा मैक्सिम डुपरी के पैर के ऊपर अटैक हो जाता है गलती से, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। इसके बाद भाई ओटिस और चैड गेबल के बीच बहुत ज़्यादा ही गर्मा गर्मी हो गई थी, और
चैट गेबल बचकर जो है रिंग के अंदर चले जाते हैं इस तरीके से, लेकिन चैट गेबल कहते हैं कि मारो उसे, मारो सैमी ज़ेन को, लेकिन वो सैमी ज़ेन को मारने जाते हैं, लेकिन मैक्सिम डुपरी आवाज़ लगाती है, जिस वजह से मैक्सिम डुपरी को उठाकर ओटिस यहाँ से निकल लेते हैं भाई। इसका फ़ायदा उठाकर रिंग के अंदर हलवा किक बजाकर सैमी ज़ेन पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और स्टिल हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहते हैं। और जाते जाते सैमी ज़ेन कहते हैं कि खत्म हो चुका, अब कोई मौका नहीं मिलने वाला है तुम्हें। और चैट गेबल बहुत गुस्सा है भाई इस बार। अब आगे के लिए उनके जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी बढ़िया होने वाली, क्योंकि चैट गेबल ने भाई रीसाइन भी कर लिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ये तुम्हें बता देता हूँ मैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर होने वाला था और AEW की तरफ से उनके लिए काफ़ी बढ़िया ऑफर आया था, और लेकिन अब उन्होंने जो है रीसाइन कर लिया है। ट्रिपल एच ने भी इसके ऊपर कहा कि अगर चैट गेबल कहीं जाना चाहता तो मैं उसे ज़रूर भेज देता, लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। हम तो सभी जानते हैं भाई उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रिपल एच को इस टाइम पर चैट गेबल की, क्योंकि चैट गेबल का कैरेक्टर बहुत मैसिव लेवल पे ऊपर चल रहा है भाई। रॉ के ऊपर सबसे बेहतरीन व्यूअरशिप वही लेकर आते हैं, तो अब चैट गेबल क्या करेंगे आगे भाई वो देखने लायक होगा। अल्फा अकेडमी का ड्रामा और ज़्यादा अंदर तक जाने वाला है। फाइनली यहाँ पर लगा था कि ओटिस जो है वो टर्न करेंगे चैट गेबल के ऊपर, लेकिन वो तो नहीं होता है। लेकिन ओटिस जो है पूरी तरीके से साथ भी नहीं देते हैं चैट गेबल का, तो यहाँ पर भाई बहुत चीज़ें हुई हैं अब। लेकिन पूरी तरीके से मामला अभी भी कन्फ्यूजन है कि ओटिस और चैट गेबल का ये ब्रेकअप होगा कब भाई, क्योंकि समर स्लैम में इनका शायद मैच तो प्लान किया ही जा रहा है। मे बी ये सब कुछ समर स्लैम के लिए प्लान हो रहा है, तो देखेंगे भाई कितनी जल्दी इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि अब चीज़ों को भाई और ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है, तो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलना चाहिए। मैच भी भाई काफ़ी बढ़िया था। इसके बाद शो के ऊपर बेली वर्सेस पाइपर नेविन का मैच होता है और पाइपर नेविन एंट्रेंस करती है, उसके बाद बेली एंट्रेंस करती है। समांथा इस मैच को अनाउंस करती हैं और चेल्सी ग्रीन इस मैच में भाई बड़ी धोखेबाजी कर रही होती है भाई। बेली के ऊपर अटैक करती है, लेकिन बेली उनके हाथों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद चेल्सी जो है रेफरी को कहने लगती है कि इसने मेरे हाथ पर अटैक किया है, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं। और इसके चक्कर में वो रेफरी को जो है उनकी टी शर्ट के ऊपर झड़पने लगती हैं, जिस वजह से रेफरी चेल्सी ग्रीन को ही यहाँ इस मैच से बाहर निकाल देता है कि चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसके बाद मैच चलता रहता है काफ़ी टाइम तक। एक एल्बो ड्रॉप देखने को मिलता है, उसके बाद एक जब टॉप रोप से बेली यहाँ पर बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा देती है, तो यहाँ पर विन करने वाली होती है बेली, लेकिन तभी यहाँ पर माइकल कोल की भाषा में बोले तो भाई नाचो चेल्सी आ गई थी, यानी कि भाई चेल्सी ग्रीन जो है वो रे मिस्टीरियो का मास्क पहनकर आ जाती है। तो भाई डोमिनिक कहाँ है भाई, रे मिस्टीरियो आ चुका है भाई यहाँ पर देखो। तो भाई काफ़ी फनी मोमेंट होता है भाई। चेल्सी जो है मदद करने के लिए आती है पाइपर नेविन की, मैच से वो बर्खास्त हो चुकी हैं, बैन हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी वो आती हैं, जिस वजह से यहाँ पर डेली लेट जो है पिन होता है। उसके बाद किक आउट कर देती हैं पाइपर नेविन, लेकिन इसके बाद बेली जो है वो चेल्सी ग्रीन के ऊपर अटैक कर रिंग के अंदर चली जाती है, अपना फिनिशर लगाने जाती हैं, लेकिन पाइपर नेविन यहाँ पर उल्टा अपना एक बेहतरीन स्लैम लगाती हैं, लेकिन उसके बाद किक आउट हो जाता है। और फिर से जब बेली यहाँ पर अपना फिनिशर टच करने जाती हैं तो काउंटर्स होते हैं, लेकिन एंड में यहाँ पर बेली इतना बढ़िया तरीके से काउंटर करती है भाई, नीचे गिरा कर फंसा के ऐसा पिन फॉल कि पाइपर नेविन इस मैच को हार जाती हैं और बेली स्टिल हमारी चैंपियन रहती हैं। लेकिन बेली के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से ये मैच था कि भाई उन्हें जीतना बहुत मुश्किल था भाई। चेल्सी ग्रीन के इंटरफेरेंसेज, ऊपर से पाइपर नेविन की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, बेली का तो दिमाग हिल गया भाई कि मैं जीतूँ कैसे। तो फाइनली वो अपना कोई फिनिशर नहीं, एक फंसा के पिन फॉल से जीती, जिसके बाद उन्होंने रिस्पेक्ट भी दिखाई पाइपर नेविन के लिए। और इस मैच के दौरान भाई पाइपर नेविन और बेली भाई ये जो क्राउड है वो थाली का बैंगन बन चुका था भाई। कभी लेट्स गो पाइपर बोलता है तो कभी बेली के लिए चैंट्स करने लगता है, बेली के गाने गाने लगता है, क्योंकि भाई एक तो उनकी खुद की लड़की है और दूसरी जो है उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है इस तरीके से, बेली का खुद का कहना है भाई। भाई क्राउड भी काफ़ी क्रेजी था भाई इस बार का, जो कि ऑब्वियसली भाई यूके का क्राउड काफ़ी क्रेजी होता है, लाउड भी काफ़ी था भाई। इसके बारे में एंड में बात करेंगे। तो ये बेली अभी भी चैंपियन है और भाई दोस्त हो तो चेल्सी जैसी, वरना चेल्सी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया सुपरस्टार है, उन्हें और ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। उनकी स्टोरी फिलहाल तो काफ़ी बढ़िया चल रही है, लेकिन मैं उन्हें शाइन होता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? पहले इसके बाद चलते हैं भाई अपने मेन इवेंट के टाइम पर आ चुका है भाई। तो मेन इवेंट है भाई ऑब्वियसली भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर पहले तो अपनी वो स्कॉटिश वाली पीपनियाँ बजवा कर भाई अपनी एंट्रेंस करवाते हैं, उसके बाद अपना चोला पहनकर एंट्रेंस करते हैं। और जब जब ये ड्रू मैकिंटायर ये चोला पहन कर आते हैं तो या तो उनके साथ बढ़िया चीज़ें होती हैं या फिर घटिया चीज़ें होती हैं भाई, यानी कि कुछ तो होता है भाई। लेकिन ये इस चोले में भाई मुझे ड्रू मैकिंटायर काफ़ी बढ़िया लगते हैं, हर वक्त पहन के आना चाहिए। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी अपनी एंट्रेंस करते हैं। समांथा जो इस मैच को फिर से अनाउंस करती है, लेकिन भाई जब डेमियन प्रीस्ट अपना ऑल राइज कर रहे होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे ऑल राइज नहीं चलेगा भाई, ये मेरा घर है। उसके बाद मैच की घंटी बजते ही भाई ड्रू मैकिंटायर पूरा डोमिनेंस दिखाते हैं और यहाँ पर अपने घर में कुत्ता शेर होता है वो वाली चीज़ को साबित कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर पूरी तरीके से स्टार्टिंग में कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर डेमियन प्रीस्ट भी इसमें पलटवार करते हैं, काफ़ी सारे स्लैम्स लगाते हैं। रिंग साइड पर मामला जाता है भाई, प्राइम ड्रिंक भाई इससे दो लोगों की अलग तरीके की दुश्मनी है, उसमें भी देकर मारते हैं भाई डेमियन प्रीस्ट को। ड्रू मैकिंटायर प्राइम स्टेशन की धज्जियां उड़ा देते हैं यहाँ पर। लेकिन इस मैच में भाई जब डेमियन प्रीस्ट एक स्प्रिंग बोर्ड मूव के लिए जाते हैं तो उनका पैर जो है वो रोप्स में अटक जाता है भाई।
जो भाई एक तरीके से गलती हुई थी यहाँ पर, और डेमियन प्रीस्ट भाई बाल बाल बचे एक तरीके से, मैं जहाँ तक मुझे दिखने में आया भाई। लेकिन उसके बाद जो है उनकी नी में भाई काफ़ी सारी एक ऐसा हो चुका है कि शायद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उन्होंने मैच में कंप्लीट किया। और ड्रू मैकिंटायर भी अपने कैरेक्टर में है, तो वो लोग वो ऐसा दिखा भी नहीं सकते कि उन्हें परवाह है, तो वो मार मार के उन्हें पीट पीट के एम्बेरस करके उसको फाइनली वहाँ से निकाल देते हैं उस रोक उलझन से भाई। तो मैच की स्क्रिप्ट तो भाई यहाँ से बिगड़ चुकी थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर एक सुप्लेक्स लगता है, उसके बाद डेमियन प्रीस्ट उठते हैं और राइज करते हैं, एक साउथ ऑफ हेवन के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर शॉक डीडीटी देखने को मिलती है। ड्रू मैकिंटायर की तरफ से पिन होता है लेकिन किक आउट। उसके बाद जब टॉप रोप पर जाते हैं ड्रू मैकिंटायर एक कैल्टिक क्रॉस के लिए, तो यहाँ पर पलटवार करके डेमियन प्रीस्ट रेजर्स एज लगा देते हैं, जिसके ऊपर भी किक आउट हो जाता है। उसके बाद दोनों के बीच मुक्केबाजी काफ़ी टाइम तक चलती है, क्लासिको किस यहीं पर देखने को मिलता है। उसके बाद एल कैंपियन जो है अपनी पैरों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तलवारों की तरह, लेकिन यहाँ पर नेक ब्रेकर लास्ट में देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, वो कीप अप करते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो चीज़ होती है भाई वो काफ़ी बढ़िया थी। ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर आते हैं रिंग साइड पर और बैरिकेड के आर पार एक क्लेमोर किक लगा देते हैं, बैरिकेड्स भी टूट जाते हैं भाई। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर लेकर आते हैं डेमियन प्रीस्ट को, और जब क्लेमोर के लिए जाते हैं तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर एक साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं पलटवार करके, पिन होता है उसके बाद, लेकिन किक आउट ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। उसके बाद टॉप रोप पर जाते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है भाई डेमियन प्रीस्ट के पैरों में, तो यहाँ पर वो हरिकेन लगा देते हैं फाइनली। लेकिन जैसे ही हरिकेन से अचानक से भाई यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर क्लेमोर लग जाती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हरिकेन राणा के सीधा बाद भाई। तो ये वो मोमेंट था भाई जहाँ पर लोगों की सांसें अटक गई थी। पिन होता है 1-2 और फाइनल लेकिन किक आउट देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर फिर यहाँ पर बेली टू बेली सुप्लेक्सेस लगाते हैं स्लोली, लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर पलटवार करते हैं, और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को फेंक देते हैं तो वो सीधा रेफरी के ऊपर जाकर गिरते हैं और रेफरी रिंग साइड पर गिरता है। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर पलटवार में पावर बर्न, उसके बाद साउथ ऑफ हेवन के लिए जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, लेकिन यहाँ पर फिर से पलटवार करके एक शानदार क्लेमोर किक लगती है, पिन होता है और यहाँ पर 10 तक काउंट कर देता है भाई क्राउड। लेकिन तभी एक रेफरी आता है जिसका चेहरा हमें देखने को नहीं मिलता, वो पिन करता है 1-2, लेकिन भाई 3 भी कर सकता था वो, लेकिन वो नहीं करता है क्योंकि भाई वो और कोई नहीं सीएम पंक होते हैं, और सीएम पंक फाइनली मैच में इंटर करने आ चुके हैं। और सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि 2 हुआ है भाई, 2 हुआ है, और जिसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर भड़क जाते हैं। वो सीएम पंक को देखते ही अपना आपा खो बैठते हैं, वो सीएम पंक के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सीएम पंक यहाँ पर लो ब्लो लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, और उसके बाद डिसरिस्पेक्टफुली वो ड्रू मैकिंटायर को नीचे गिराकर रिंग साइड पर चले जाते हैं पूरा तमाशा देखने के लिए। जिसके बाद रिंग के अंदर तमाशा होता है कि साउथ ऑफ हेवन लगती है ड्रू मैकिंटायर को, डेमियन प्रीस्ट की तरफ से पिन होता है 1-2-3। ब्रोकन ड्रीम्स हो चुके हैं स्कॉटलैंड की और ड्रू मैकिंटायर की। डेमियन प्रीस्ट स्टिल हमारे चैंपियन हैं, सब कुछ जो है सीएम पंक की वजह से हुआ जैसे कि मैंने कहा था, और ड्रू मैकिंटायर के फेस के साथ ये शो जो है ख़त्म हो जाता है। तो भाई इस मैच की एंडिंग जैसे कि मैंने कहा था कि यही होने वाली है, तो वही हुआ भाई। सीएम पंक ने इंटरफेयर किया और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर स्टिल हमारे चैंपियन है। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट का इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मुझे घंटा कुछ पता नहीं था कि वो यहाँ पर होने वाला है, यानी कि सीएम पंक। और सीएम पंक तो भाई फुल मजे ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं बस अब जल्दी से रिटर्न करना चाहता हूँ इन रिंग। और बैक स्टेज में जो एक क्लिप भी निकल के आई जहाँ पर उन्होंने रेफरी से उनकी टी शर्ट भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने नई टी शर्ट दे दी, तो उसे पहनकर वो रिंग के अंदर यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर भाई पूरा जो क्राउड है वो सिर्फ बू ही कर रहा था, सीएम पंक गालियाँ दे रहा था भाई, लेकिन सीएम पंक के कुछ चाहने वाले थे भाई जो उनके साथ थे यहाँ पर भी। तो भाई ये चीज़ तो होनी ही थी। अगर ड्रू मैकिंटायर का भाई वही है, अगर ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप दे दी तो उनका कैरेक्टर जो है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, उन्हें यही तो चाहिए। अगर वो उन्हें मिल गया तो फिर इस कैरेक्टर में शायद वो जान नहीं बचेगी, जैसा कि मैंने कोडी रोड्स के लिए कहा था कि अगर उनकी स्टोरी फिनिश हो गई, टाइटल जीत लिया उन्होंने, तो फिर उनके लिए कोई स्टोरी नहीं बचेगी, जैसा कि हुआ भी, और वो बोरिंग हो गए थे कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब चीज़ें सही हो चुकी है भाई। अब इस शो की बात करूँ तो भाई पूरा शो एकदम बवाल था भाई। पिछले जितने शो हुए भाई उनसे बहुत बढ़िया भाई। क्राउड के मामले में भाई भले ही फ्रांस जितना लेवल तो नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था भाई। पूरा क्राउड काफ़ी मैसिव था, और ये लोग तो भाई फुल्ली इंस्पायर्ड भी थे फ्रांस के क्राउड से, क्योंकि भाई गाने गा रहे थे भाई हर बात पर। कोडी रोड्स के लिए कोडी रोड्स के गाने गा रहे थे भाई, सैमी ज़ेन के लिए सैमी ज़ेन के गाने गा रहे थे भाई। तो भाई बेली के लिए भी फुल सपोर्ट था यहाँ पर। ड्रू मैकिंटायर के लिए ऑफकोर्स नॉट वन साइडेड सपोर्ट था भाई। डेमियन प्रीस्ट सबसे हेटेड रेसलर था फिलहाल के टाइम पर स्कॉटलैंड में भाई। तो और उसके बाद सीएम पंक हो गए। क्राउड तो भाई काफ़ी बढ़िया था, और लाउड के मामले में भाई काफ़ी बढ़िया था भाई। और शो की बात करो तो भाई क्वालिटी के मामले में, रेसलिंग के मामले में, स्टोरी लाइन्स के मामले में, बुकिंग के मामले में, हर जगह से भाई एकदम बवाल चीज़ हमें देखने को मिलती है इस शो में। बहुत मज़ा आया भाई। इसके बाद जो है अब
कोडी रोड्स या फिर WWE को बोरिंग कहने वाला इंसान जो है घटिया ही होगा एक तरीके से, क्योंकि इसके बाद तो अब चीज़ें नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का फ्यूचर नज़र आ रहा है अब यहाँ से, तो वो चीज़ें भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और अब जो सारे WWE के फैंस जो है वापस आ सकते हैं WWE को देखने के लिए। जिन लोगों ने भी छोड़ दिया भाई तो लाइव देखना भी स्टार्ट कर सकते हो। अब चीज़ें काफ़ी बवाल होने वाली हैं। कोडी रोड्स भी भाई अपने फुल कैरेक्टर में आ चुका है, जैसा मैं उसे देखना चाहता था उस तरीके का डिलीवर उसने आज किया है। कोडी रोड्स की आज तारीफ बनती है, और अगर मैं कोडी रोड्स की तारीफ कर रहा हूँ तो समझ लो भाई आज कुछ बढ़िया ही किया है बंदे ने, क्योंकि मैं भाई आसानी से कोडी रोड्स की तारीफ तो नहीं करता हूँ, हमेशा उसे बोरिंग और ओवरऑल सब कुछ ये सब कहता रहता हूँ। तो भाई आज तो कोडी रोड्स ने कमाल किया है भाई। और ड्रू मैकिंटायर के साथ जो हुआ भाई तो वो तो होना ही था भाई। चैड गेबल और ओटिस के बीच में भी काफ़ी पंगे, बेली स्टिल चैंपियन और नई चैंपियंस भी हमें देखने को मिली, जो कि मैंने कहा ही था भाई कि अगर कोई और नहीं जीत रहा है भाई स्कॉटलैंड का योद्धा तो कोई तो जीतेगा ना भाई, और उन दोनों से बेटर कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि उस बेल्ट के ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं है, तो चाहे किसी के पास भी हो तो खुश भी कर दिया। और अब देखते हैं भाई आगे क्या होगा। तो ये था भाई पूरा का पूरा शो, काफ़ी बढ़िया था भाई, जितनी तारीफ़ करूं, क्योंकि पिछले टाइम में जो चीज़ें देखने को मिली हैं उससे तो बहुत बढ़िया था भाई। तो यही थी भाई मेरी राय, तुम अपनी कमेंट में बताओ अपने ओपिनियंस तुम्हारे शो के बारे में। अंकल हाउडी वगैरह का टीज देखने को मिला था, लेकिन अब मैंने कहा था भाई मैं नहीं बात करूँगा अगर अंकल हाउडी का रिटर्न नहीं हुआ, और वो यहाँ पर नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं बात करने वाला उसके बारे में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए